अच्छा बच्चा, आज हमने जो स्टार्ट करना है फोर्थ चैप्टर है आपका यूटिलाइजेशन का, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला ना। इसको पहले इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ लें कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या चीज़ है, फिर उसको सिस्टम में देखेंगे कि वो क्या उसका मामला होता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले ज़रा ये डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन की, इसको समझिए। ट्रैक्शन से मुराद क्या होती है? ट्रैक्शन ये चीज़ होती है कि ड्राइविंग फॉरवर्ड ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन एंड द सिस्टम विच एम्प्लॉयज दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड ट्रैक्शन सिस्टम। मतलब कि किसी भी जो भारी भरकम गाड़ी है उसको चलाने का जो अमल है वो ट्रैक्शन कहलाता है। और जो सिस्टम ये काम करता है यानी गाड़ी को चलाने वाला, उसको हम ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इन सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सिस्टम होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं, और दूसरे नंबर पर होते हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम आता है कि जिसके अंदर बिजली इस्तेमाल नहीं होती। नॉर्मल जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं या इंजन होते हैं डीजल वाले या पेट्रोल वाले, वो नॉन इलेक्ट्रिक कहलाते हैं। ठीक है जी। और जो प्योरली अप्लाई हो रही होती हैं, जो चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, उनको हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहते हैं। तो रेलवे का ऐसा निज़ाम जो बिजली की मदद से चले, यानी जिसको जो ड्राइविंग फोर्स है, जिसको चलाने वाली फोर्स है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लेते हैं। इस तरह का जो सिस्टम हमारा वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है जी, डेफिनेशन क्लियर हुई है। आगे देखिए, जो एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए या क्या क्या सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। उनमें सबसे पहले जो है वो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट शुड बी exerted एट स्टार्टिंग इन ऑर्डर टू हैव रैपिड एक्सीलरेशन। पता है कि ये सिस्टम में ये खसूसियत होनी चाहिए कि गरीब बच्चा जब स्टार्ट होना होता है, इतना भारी इंजन बजाते खुद लगा हुआ होता है, उसके पीछे आपको 10 15 20 डब्बे जितनी भी जरूरत होती है वो डब्बे लगे हुए, यानी एक बहुत हैवी किस्म का सिस्टम है। इसमें सबसे पहले ये खूबी होनी चाहिए कि इसके अंदर जो उसको चलाने वाला निज़ाम है, इन ज़रिए मतलब मोटरें लगी हुई होंगी और पूरा एक सिस्टम लगा हुआ होगा उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए। तो उसके इस काबिल होना चाहिए कि वो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा फोर्स या टार्क लगा सके कि वो चीज़ चल सके, यानी गाड़ी हमारी चल सके। सबसे पहले ये खूबी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है इक्विपमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ ओवरलोड्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स। कह रहा है कि जो आपका जितना भी सिस्टम इसमें लगा हुआ होगा, इक्विपमेंट लगा हुआ होगा, वो ओवरलोड्स को बर्दाश्त करने के काबिल हो, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद उसने चलना है, हर थोड़ी देर बाद उस ट्रेन ने रुकना है। तो ज़ाहिर बात है, एकदम से जब हम उसको स्टार्ट लेते हैं तो बहुत हैवी टार्क चाहिए होता है। ज़ाहिर बात है, हैवी करंट उसमें से गुजरेगी तो हैवी टार्क मोटरें पैदा करेंगी। ठीक है। थर्ड जो इसके अंदर खूबी है वो होनी चाहिए, द वियर काज ऑन द ट्रैक शुड बी मिनिमम। यानी कि जब जो आपका ट्रैक है, यानी जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, उसके अंदर कोई मामला ज़्यादा गड़बड़ नहीं होने चाहिए ताकि स्मूथली गाड़ी चल सके। ठीक है। चौथे नंबर पे जिसकी खूबी होनी चाहिए वो जो ब्रेकिंग शुड बी पॉसिबल विदाउट एक्सेसिव वियर ऑन द ब्रशेज। और ब्रेकिंग का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो कि बड़े आसानी के साथ अप्लाई हो सके। ऐसा ना हो कि जो उसके ब्रश होते हैं, ब्रेकिंग ब्रश होते हैं, वो बिल्कुल ही कुछ अरसे में ही वो बिल्कुल घिस जाएँ, वो ब्रेकिंग में आने के काबिल ही ना रहें। तो उसका कि ब्रेकिंग का निज़ाम हम पढ़ेंगे, बड़ा ख़ास निज़ाम होता है जिसकी मदद से ये सारा सिस्टम करते हैं। पाँचवें नंबर पे जनाब कैपेबिलिटी ऑफ विदस्टैंडिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशंस एंड टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। मतलब कि इसके अंदर ये खसूसियत होनी चाहिए कि वोल्टेज अगर कम या ज़्यादा हो या इसमें फ्लक्चुएशन हो, उसको ये काबू कर सके। और बाकी तौर पे अगर कुछ सप्लाई रुक जाती है तो इसके अंदर अपना कोई निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि ऊपर जो मेन सप्लाई रुकी हुई है तो इसके अंदर कोई अल्टरनेट बंदोबस्त ऐसा हो कि जिसकी मदद से ये चलती रहे। नेक्स्ट है जी पैरेलल रनिंग यूजुअली मोर देन वन मोटर शुड बी पॉसिबल। ठीक है। कहता है कि ज़री बात है, देखिए ना, इंजन के अब आपके जितने व्हील होंगे, हर व्हील के साथ या कम से कम जो दो मेन ड्राइविंग व्हील होते हैं, फ्रंट वाले या बैक वाले, उनके साथ पैरेलल में मोटरें चलने की साइज़ इसमें होनी चाहिए। वो आपकी दो मोटर भी हो सकती हैं। अगर आपने चारों व्हील्स के साथ लगाई हुई हैं तो चार मोटर्स पैरेलल में चलेंगी। अगर दो व्हील्स के साथ लगाई हुई तो दो व्हील्स के साथ पैरेलल मोटर चलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि बंदा रिस्पॉन्ड करे मुझे? यस सर। जी सर क्लियर। ठीक है ना, वो उसने उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट बताएंगे कि ये खूबियाँ होंगी। अब देखिए इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। वो ये है कि चीपनेस है, ये सस्ता है, यानी इसकी इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन एक दफ़ा जब आप सिस्टम एक दफ़ा लगा लेते हैं तो फिर ये आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि जिन मुल्कों में बिजली वाफिर मकदार में बनती है और सस्ती बिजली बनती है, तो उनके लिए तो ये बड़ी आसानी है। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे है कि ये
क्लीनलीनेस है इसमें किसी किस्म का कोई धुआं या कोई आलूदगी किसी की जो डेंजरस गैसेज होती हैं वो पैदा नहीं होती इसमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली की वजह से कोई धुआं शुआं पैदा नहीं होता। तीसरे नंबर पे इसकी खूबी ये है कि फ़ायदा ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो जो हमारे नॉर्मल पुराने इंजन थे कोल वाले या स्टीम वाले या डीजल उनकी निस्बत इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तकरीबन 50% कम होती है। स्टार्टिंग टाइम और ये बड़े आराम से आपने जैसे मोटर स्टार्ट करनी है तो मोटर है गाड़ी चला देनी, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। हाई स्टार्टिंग स्पार्क इसमें फ़ायदा होता है, इसकी वजह से ये बड़ी जल्दी अपनी तेज़ स्पीड को पकड़ सकती है। उसके बाद इसकी ब्रेकिंग जो होती है इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज यूज विच फीड्स बैक 40% ऑफ द एनर्जी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चाहिए होती है ना कि जब हमने इसको ब्रेक लगाई ना तो वो सारी एनर्जी मेरी बात जब चल रही थी वो एनर्जी यूज़ हो रही थी, जब आपने ब्रेक लगा दिया है तो एनर्जी यूज़ होना बंद हो गया। तो रीजनरेटिव से बना होती है कि वो लाइनों से वापस सिस्टम में बिजली वापस चली जाए, इन बिजली को ज़ाया होने से भी इसमें बचाया जा सकता है। और लास्ट है जी सेविंग हाई ग्रेड कोल, तो जो आपका पुराने इंजन थे जो कोयले पे चलते थे तो इसमें ये है कि कोयला आपको इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता, सारे का सारा मामला हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही हो जाता है। ठीक है जी। यस सर। आप जिस तरह देखें ना जिस सिस्टम में फायदे होते हैं उस सिस्टम के नुकसानात भी होते हैं, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर, इसका जो इनिशियल कास्ट है वो बच्चे बहुत ज़्यादा है। पूरा ट्रैक आप लोग हाथ लगाना पड़ता है, ट्रैक के साथ आप पूरा बिजली का निज़ाम हर थोड़े थोड़े फासले पर सब स्टेशन लगाने पड़ते हैं, तो ये स्टार्टिंग जो इसकी कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर फेलियर ऑफ सप्लाई इज़ अ प्रॉब्लम, अगर आपकी बिजली बंद हो गई है किसी वजह से कोई लोड शेडिंग हो गई है और वो लंबी चौड़ी हो गई है तो उसमें फिर और मुसीबत बनती है, वो आपका सिस्टम चल नहीं पा रहा होता, वो भी एक इशू हो जाता है उसमें। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैव टू मूव ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैक, तो ये इसके लिए स्पेशल ट्रैक वही चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ट्रैक नहीं है तो ऊपर ये चल नहीं सकती। फिर उसके बाद है जी फॉर ब्रेकिंग एंड कंट्रोल एडिशनल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। नॉर्मल जो इंजन होते हैं उसमें एक सिंपल ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसमें फिर ब्रेकिंग करने के लिए आपको स्पेशल सिस्टम ही लगाने पड़ते हैं, वो आगे हम देखेंगे। इंटरफेरेंस विद टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन लाइंस, अगर इर्द गिर्द से टेलीग्राफ या टेलीफोन की लाइनें गुजर रही हैं तो उनकी वजह से भी इसके अपने जो सिस्टम है वो इंटरफेरेंस या मुदाखलत हो सकती है। तो ये इसके मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब सिस्टम हमने देखना रखे कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन होती है इसमें जो बिजली का जो निज़ाम सर हमने। जी जी सर आपकी क्लास आज हमारे साथ नहीं है, बच्चे क्लास में इलेक्ट्रिकल सेक्शन ए के साथ, उसमें ये इलेक्ट्रिकल ना सेक्शन ए के साथ। मैंने बच्चे दोनों की कंबाइन क्लास रखी हुई है ना, वजह उसकी ये होती है ना कि एक तो इंटरनेट के इश्यूज हैं और दूसरा वो प्रॉब्लम होती है ना आगे फिर ये पावर की वजह से कॉलेज में भी बड़े इशू हैं लोड शेडिंग की, इस वजह से मैंने बच्चे क्लास इकट्ठी रखी, जब भी क्लास होगी आप लोगों दोनों की इकट्ठी ही होगी, ठीक है ना। अच्छा सर बात सुने, वो ना हमारी जी जी। मैथ्स की क्लास है इस टाइम। अच्छा चलें आप लोग फिर मैथ की अपनी क्लास ले लें, बाकी लोग हाँ आप लोग मैथ की क्लास ले लो, बाकी लोग फिर क्लास लेते रहें, मैं फिर ये लेक्चर जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आसान है कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आप ओके लोग सर, हाँ थैंक जिन्होंने यू। मैथ की क्लास नहीं वो मैथ की क्लास ले लेंगे, लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। अच्छा बाकी लोग ध्यान करें जी। आगे हमारे पास बच्चे जो सिस्टम है इसके इलेक्ट्रिफिकेशन किस तरीके कार से हम की जा सकती है, तो बच्चे दो बड़े कैटेगरीज हैं, एक ये है कि हम डीसी सिस्टम लगा लें और दूसरा ये है कि हम एसी सिस्टम लगा लें। अगर एसी सिस्टम लगाते हैं तो एसी सिस्टम में आगे फर्दर 3 से 4 कैटेगरीज हो सकती हैं। उसमें पहली होती है 3 फेज़ एसी सिस्टम लगाया जा सकता है, दूसरे नंबर पे है सिंगल फेज़ स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी सिस्टम लगाया जा सकता है, सिंगल फेज़ लो फ्रिक्वेंसी सिस्टम लगाया जा सकता है और सिंगल फेज़ टू 3 फेज़ सिस्टम जिसको हम कैंडो टाइप सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये लगाए जा सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि 600 वोल्ट डीसी इज़ गिवन टू ट्रामवेज एंड ट्रॉली बसेस, मतलब जो छोटी ट्रेनें होती हैं उनको 600 वोल्ट डीसी पे आमतौर पर ऑपरेट किया जाता है। तो सिस्टम समझ में आ गया जी। हाँ मतलब रिस्पॉन्ड करे, सिस्टम समझ में आ गए हैं। यस सर। अब देखिए बारी बारी हम क्या करेंगे जी, इनको स्टडी करते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा, डीसी है तो वो कैसे काम करेगा, एसी है तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। अब ट्रैक सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कितने लेवल की पावर सप्लाई हमने देनी है उसको ज़रा देख रहे हैं, उसके हवाले से 3 4 5 कैटेगरीज हैं, उसको ज़रा देख लें। क्या देखिए एसी सिस्टम 3 फेज लगाए तो 3.7 किलो वोल्ट सिस्टम लगाया जा सकता है, एसी सिंगल फेज सिस्टम लगाए तो 15 से 16 किलो वाट का लगाया जा सकता है, ठीक है ना।
आगे इसकी फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई है। इसी सिंगल फेज सिस्टम लगाते हैं तो 20-25 किलोवाट का 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर लगाया जा सकता है। 3 हो गए एसी के और 3 ही डीसी के हैं, 600 वोल्ट डीसी, 1200 वोल्ट डीसी, 1.5 के वोल्ट डीसी और 3 केवी डीसी का लगाया। यानी 4 सिस्टम डीसी के हैं, उनके आगे जनरेटिंग दे देंगे कि इनको यूज़ किया जा सकता है, और 3 सिस्टम एसी के बताए गए हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। जो सूटेबल होता है जी, मतलब हर एक मुल्क का अपना निज़ाम है, अपने ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है। बहुत सारी जगहों पे अभी भी ट्रांसमिशन डीसी के वाले इन सिस्टम की इलेक्ट्रिक सेक्शन की बात हो रही है, वो डीसी यूज़ करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे एसी यूज़ की जा रही होती है। ठीक है, अब एडवांटेज वो बता रहे हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम ओवर डीसी सिस्टम। कि एसी सिस्टम अगर यूज़ किया जाए तो उसके डीसी के ऊपर क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो पहले फ़ायदे देख लेते हैं जी। लाइट ओवरहेड कैन रही, यानी जो लाइनें लगी हुई होती हैं, अभी मैं आपको डायग्राम आगे आ जाती है, डायग्राम दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो होती हैं वो ओवरहेड पे हल्की लाइनें लगानी पड़ती हैं। सेविंग सब इसके जो सब स्टेशन होते हैं वो काफ़ी फासले पे होते हैं, जल्दी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये निज़ाम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसमें आप जल्दी कोई तब्दीली अगर करना चाह रहे हैं तो जल्दी तब्दीली कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेस इक्विपमेंट यूज एंड ईजी टू मेंटेन, इसमें डीसी की निस्बत कम इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है और उसको मेंटेन करना ज़रा आसान होता है। स्टार्टिंग एफिशिएंसी इसकी बेहतर होती है, और ये इसकी जो कास्ट है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डीसी। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं डीसी के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो वो ये है कि सिंगल फेज एसी सिस्टम इम्पोज अनबैलेंसिंग इफेक्ट, यानी जो सिंगल फेज अगर एसी सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो वो उसको बैलेंस करना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरा नंबर पे है कि प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स, और अगर करीब से कहीं आपकी टेलीकम्युनिकेशन की लाइन, टेलीफोन की लाइन गुजर रही हैं, तो इसकी वजह से फिर वो डिस्टर्ब होती रहती हैं, उनके सिग्नल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये सिस्टम है कि इसी फ़ायदेमंद है ज़्यादा डीसी की निस्बत, लेकिन ये नहीं है कि इसमें कोई नुकसान इसके भी हैं, उसके हवाले से हमें देखना पड़ता है। ये ज़रा डायग्राम को आप तवज्जो से देखें, ये डायग्राम से आपको चीज़ें समझाएंगी। ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। लोकोमोटिव से मुराद होती है, लोकोमोटिव गाड़ी का, रेलगाड़ी का जो इंजन होता है उसको लोकोमोटिव बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि ये बिजली से ऑपरेट हो रहा था। ये ज़रा इस डायग्राम पे आप गौर करें ना, कि आपका नीचे इंजन जा रहा है, गाड़ी जा रही है, ऊपर उसके पूरा आप देखें थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक उसके ऊपर तारें चल रही हैं, बिजली की तारें। ठीक है, और ये एक सिस्टम लगा हुआ होता है, इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं, ये जो कि कॉन्टैक्ट बनाता है गाड़ी का इन लाइनों के साथ, क्योंकि पावर तो आपको इन लाइनों से मिलनी है। इस कॉन्टैक्ट की मदद से कंडक्टर ही होता है बेसिकली। तो ये साथ साथ पूरा थ्रू आउट ना ऊपर बिजली की तारों के साथ साथ फिक्स, मतलब वो फिक्स नहीं होता, यानी कि एक मूवेबल चीज़ होती है जो कि गाड़ी के साथ साथ चलती रहती है, और यहाँ से ये पावर जो है वो आपको नीचे इंजन को मिलती रहेगी। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोलेंगे। ठीक है, ये लोकोमोटिव से मुराद है वो इंजन जिसने आपकी रेलगाड़ी को खींचना है। ठीक हो गया जी? सर जी जी, सर हमारी मैथ की क्लास है, हम वो ले लेते हैं, आप फिर ग्रुप में सेंड कर ठीक देना हो गया, किस। कोई मसला नहीं। बच्चे जिन लोगों की मैथ की क्लास हो मैथ की क्लास ले लें, मुझे नहीं पता था, और सर ने जल्दी रख दी है। आप ठीक लोग मैथ की क्लास ले लें तो ये लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, रिकॉर्ड हुआ हुआ। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नेक्स्ट देखें बच्चे, ये जो ऊपर तो हमने सिंपल एक डायग्राम देखी ना, अब इससे जो गियर आपका होता है, ये उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं, असल जो सारा कहानी है, कौन सा ऐसा निज़ाम है जिसकी मदद से ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, जो मॉडर्न आजकल के दौर में चल रहे हैं एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या जो इंजन होते हैं उनके हवाले से। ऊपर मैं अगर स्टार्ट लूँ तो आप देखें ये चीज़ आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, और ऊपर ये जो चीज़ ये लाइन है ये इलेक्ट्रिक लाइन को शो कर रही है। तो रेड जो लाइन है वी शेप में आपको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ, इसकी शक्ल भी अभी आ जाएगी। पेंटोग्राफ का बच्चे काम ये होता है कि ऊपर लाइनों से पावर लेनी है, और पावर लेके नीचे आपकी सिस्टम में आके नीचे डब्बे का जो भी निज़ाम उसका होता है उसको दे देना है। पेंटोग्राफ वो चीज़ होती है जिसकी मदद से हम ऊपर ओवरहेड जो लाइंस हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, यानी पावर ले लेते हैं, और उसको नीचे सिस्टम में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उसको दे देते हैं। ठीक हो गया जी? अब देखें, अगर सर इसके अंदर फिर बिजली कम ज़्यादा नहीं हो सकती? कम ये ज़्यादा हो सकती यानी है कि पूरा लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस नहीं बच्चे, होते? सारा कुछ ही होगा सिस्टम इसमें, लेकिन देखें एक स्पेशल सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। अब देखें ऊपर से हम एसी ले रहे हैं ना, तो नीचे हमने क्या काम करना है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपने ये देखें 4 व्हील वो शो कर रहा है कि अगर आपने डीसी मोटर्स लगाई हुई हैं तो हम इसकी कन्वर्जन करेंगे डीसी में। अगर एसी मोटर्स लगाई हुई हैं तो ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, जिस लेवल का ट्रांसफार्मर का काम होता है ना, स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। ठीक है, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट
स्टेप अप स्टेप डाउन करने की है तो स्टेप अप या स्टेप डाउन कर लेगा। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की, देखिए आपको देखेंगे ना वो सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे जो हमने रेक्टिफायर के पढ़े थे, ठीक है। ये क्या काम करते हैं कि एसी को आगे डीसी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो दोनों तरह के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वही बात है जो भी इलेक्ट्रिकल का सिस्टम होता है लॉसेस तो हर किसी में होते हैं, सारे मामला होते हैं, लेकिन इसको एक कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट में रखा जाता है और बनाया जाता है कि इसके अंदर लॉसेस कम से कम है, ठीक है। मोटी मोटी 4-5 चीज़ें हैं जो आपने समझनी है सारे मामला के लिए। सबसे मेन चीज़ होगी पेंटोग्राफ की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी ले ली और नीचे ट्रांसफार्मर को दे दी। यहाँ पे दरमियान में देखें लगा हुआ एक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम ये होता है कि खुदा ना किसी वजह से अगर कोई ऊपर से हैवी स्पाइक आ गई है, कोई लोड वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो कम ज़्यादा हुई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो ये ब्रेकर लगा होता है इसकी सेफ्टी के लिए, तो उसको कट डाउन करवा देगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं रेड, ये जो ग्रीन कलर में है मेन रेक्टिफायर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने उसको कन्वर्जेंस करनी है और ये आगे आपके इन्वर्टर लगे होते हैं, ये डीसी को एसी और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इसी सिस्टम इस्तेमाल किया, अब यहाँ पे इसमें शो किया हुआ 3 फेज़ एसी मोटर, जितनी भी जब लगाई उसमें 3 फेज़ एसी मोटर, 3 फेज़ एसी मोटर, ठीक हो गया। तो बेसिकली जो बच्चे 3 फेज़ एसी मोटर होती है उनकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर बात है ये इंजन में जाता है, खुद एक हैवी चीज़ है और प्लस इसके साथ पीछे आपने कितने डब्बे अटैच करने हैं, 10-15 डब्बे नॉर्मली आमतौर पर एक बड़ी ट्रेन के साथ लगे हुए होते हैं। तो उसने उनको ज़ाहिर बात है खींचना होगा अपने साथ। तो आमतौर पर फिर जो होती है वो छोटी जो गाड़ियाँ उनमें डीसी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ी जो ट्रेन होती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पीछे आपने बोगीज लगानी, उसको बोगी बोलते हैं ना डब्बों को, तो उनके साथ हम क्या करते हैं एसी सिस्टम को अटैच कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या सिस्टम होता है जनाब कि मोटर ब्लोअर्स लगे होते हैं मोटरों को ठंडा रखने के लिए, बैटरी का सिस्टम एक पूरा बैकअप हमारे पास मौजूद होता है कि जो इस सारे सिस्टम को स्टार्ट करवाने में जरिए पता स्टार्टिंग का हमें रिक्वायर्ड होता है ना, हर किसी को पूछ देने के लिए बैटरी आपको रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद फिर फ्यूजन बिजली अपना काम शुरू करती है। एक तो ये काम है, दूसरा काम तो ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये पूरा एक बैटरी नहीं, पूरा बैटरी बैंक होता है इसके साथ, अगर ऊपर से किसी वजह से कोई आपका पावर फेलियर हो गया या कोई प्रॉब्लम बना है या कोई उसमें कोई मसला मसाइल आया है, तो ये इस काबिल होती है कि उसको इतनी पावर दे सके आपके गाड़ी को कि वो नज़दीक तीन जो स्टेशन है वो वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक हो गया जी। इसके अलावा कूलिंग फैंस लगे होते हैं, करीब इतना बड़ा निज़ाम है, जब ये चारा चलेगा तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये कूलिंग फैंस लगे हुए होते हैं दोनों साइडों पर, लेफ्ट पर भी राइट पे भी। तो ये पूरे अंदर के जो निज़ाम पे हैं वो हीटिंग जितनी भी हुई होती है उस वजह से इसको कूल करने के लिए ये एग्जॉस्ट उसको करते रहते हैं, ठीक हो गया जी। चाहे कंप्रेसर भी लगा होता है, ये पूरा अंदर का जो निज़ाम है उसको ठंडा करने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है जी, लोकोमोटिव की कुछ थोड़ी समझ आ गई, एसी लोकोमोटिव। जी सर। तो ये जितना भी अंदर का हमारा निज़ाम है ना, इसमें वो शो कर दिया है, क्रॉस सेक्शन उसका शो किया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक हो गया। तो जो मेन पार्ट्स हैं आप अगर लिखना चाहें उसमें कहीं थोड़ा शार्ट अगर करना चाहें तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स आ गई, पेंटोग्राफ एक आ गया, पेंटोग्राफ की मदद से हमने इसको अटैच कर लिया है सिस्टम को, यानी ये इंजन है इसको इन लाइनों के साथ, इसकी मदद से आगे दरमियान में ब्रेकर वगैरह लगे हुए होंगे। ट्रांसफार्मर आ गया, ट्रांसफार्मर का काम है इसको अगर एसी है तो उसको स्टेप अप स्टेप डाउन करना, ठीक हो गया जी। अगर आपने डीसी बनानी है तो यही आगे हम रेक्टिफायर्स लगा लेंगे, इनकी मदद से ये डीसी में कन्वर्ट होगी और आगे इन्वर्टर लगे होंगे यानी एसी से डीसी, डीसी से एसी चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक हो गया। फिर इसके साथ आपके जितने भी व्हील्स हैं हर व्हील के साथ आपकी 3 फेज एसी मोटर लगी हुई होंगी, अगर डीसी सिस्टम होगा तो डीसी मोटर लगी हुई होंगी, ठीक हो गया जी। कूलिंग के लिए आपकी कूलिंग फैंस लगे हुए होंगे, कंप्रेसर मौजूद होगा ताकि अंदर का जो मेरी बात वो चलेगी, बहुत सारी एक तो आपकी फ्रिक्शन की फोर्स है, प्लस ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, मोटर लगी हुई हैं और बहुत सारी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। उस हीट को कंट्रोलेबल लिमिट में रखने के लिए ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, यानी वो कंट्रोल में रहे, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा एक मोटी मोटी चीज़, ये वाली डायग्राम तो लाजमी आप लोगों ने देखनी समझने, क्योंकि आपकी बुक में ये वाली डायग्राम मौजूद नहीं है, उसमें अजीबोगरीब डायग्रामें दी गई हैं कुछ समझने के लिए। और ये बड़ी ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आज ही, और वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ये अगर चीज़ आपको समझ में आ जाए तो सारा सिस्टम समझ में आ जाए, ये बुक में नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे जी हमें सर। इक्विपमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी चाहिए तब जाके ये सिस्टम। अभी तो हमने अंदर वाला निज़ाम देखा है ना, तो ये लिखा हुआ है एक्सिलरी इक्विपमेंट। एक्सिलरी इक्विपमेंट से मुराद है कि गाड़ी तो बना ली आपने, इंजन आपने डिज़ाइन का लिए बना ली, उसमें चीज़ें लगा ली, उसके साथ आउट बाहर सब वाली साइड पे क्या चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपकी चीज़ आती है, इसको बोलते हैं कैटेनरी। ये जो बच्चे जो लाइनें ऊपर से गुजरी थी, ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं सारी, तो दिस इज़ द ओवरहेड वायर ऑफ स्पेशल क्रॉस सेक्शन। एक खास
तार डिज़ाइन ही इसी काम के लिए की जाती है जो कि इन गाड़ियों को चलाती है, ठीक है? तो उनको कैटेनरी बोलते हैं, नाम उनका बोलते हैं कैटेनरी लाइन्स, ठीक है? तो ये ओवरहेड लाइनें होती हैं, इनको कैटेनरी लाइन बोला जाता है, ये जो गाड़ी के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आ गई पेंटोग्राफ। तो ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, जैसे पेंटा की शक्ल बनी हुई है, जैसे जिसके 5 कोने हों या 5 इसके हिस्से हों। ये इसका काम ये होता है कि ये जो लाइनें होती हैं, इनके साथ ये अटैच रहता है, थ्रू आउट चलता रहता है। इसके साथ देखिए ना छोटी-छोटी यहाँ पे थोड़े से व्हील्स होते हैं जो इसको मूव करते रहते हैं, तो जितनी स्पीड से गाड़ी चलती है उतनी ही स्पीड के साथ ये भी मूव होता रहता है। अब इस निज़ाम की यही शर्त है कि जहाँ-जहाँ तक आपकी गाड़ी जाती है वहाँ तक तोड़ो-तोड़ एंड शुरू से लेके आखिर तक आपका पूरे का पूरा ये बिजली का निज़ाम इसके साथ लगा हुआ होना चाहिए। अगर लगा हुआ होगा तो ये चलेगी, नहीं लगा हुआ होगा तो ये नहीं चल पाएगी। ठीक हो गया जी? ये 2 चीज़ों की समझ में आ गई। कैटेनरी लाइन्स वो हो गई जो ओवरहेड लाइनें हैं और पेंटोग्राफ वो हो गया जिसकी मदद से ये ओवरहेड लाइनों के साथ गाड़ी अटैच रहती है, शुरू से लेके एंड तक। उसके बाद सर्किट ब्रेकर चाहिए होते हैं हमें। द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज़ टू डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम द लाइन साइड इन केस ऑफ सम फॉल्ट। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था पिछले वाली डायग्राम में, क्रॉस सेक्शन में लिखा था, तो उसको ये क्या करेगा, ट्रिप करवा देगा ताकि कोई बड़ा मसला ना आए। ऑन लोड टैप चार्जर। ऑन लोड टैप चार्जर इज़ यूज्ड फॉर वेरिंग द आउटपुट वोल्टेज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोटर। ये एक टैप चार्जर लगा होता है सिस्टम के साथ, ट्रांसफार्मर के आगे सिस्टम बैटरी वगैरह लगी हुई होती हैं, तो फ़र्ज़ करें कि वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसको बैलेंस रखने के लिए ये सिस्टम काम कर रहा है। फिर आपको आता है जी ट्रांसफार्मर। अ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल्ड इन द लोकोमोटिव फॉर स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रैक्शन मोटर। ये जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया आपको, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ऊपर से लाइनों से पावर ले ली और जितनी मोटर जिस कैपेसिटी की मोटर आपने लगाई हुई है उस हिसाब से स्टेप डाउन करके मोटरों को वो दे देगा। अगर डीसी मोटर लगी हुई है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे डीसी में, उसके बाद देंगे। अगर एसी मोटर लगी हुई है तो ये सिंपल स्टेप डाउन करके उसको देके तो चल पड़ेगी, कोई मसला नहीं होगा। फिर आप क्या लेते हैं रेक्टिफायर्स। तो सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर्स आर यूज्ड टू फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी पावर इनटू डीसी पावर। फिर आगे आके स्मूथिंग रेक्टिफायर। एनी रिपल फाउंड ऑन द, मतलब जो हम बच्चे कन्वर्जन करते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसको स्मूथ करने के लिए या फिल्टर करने के लिए आगे स्मूथिंग रेक्टिफायर होते हैं, ठीक है। रेक्टर्स में लिखा हुआ बेसिकली लफ्ज़ रेक्टिफायर ही होगा। तो वो क्या काम करते हैं कि जो पल्सेस आ रही हैं, जो पल्सेटिंग डीसी, इसको प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तमाम पार्ट्स मुझे समझ में आ गए हैं जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, Yes. जी ठीक है। मैं दोबारा क्विक रिव्यू कर रहा हूँ। 2 चीज़ें बची हैं अहम, वो हैं जो कि गाड़ी से बाहर होती हैं, यानी जो आपकी ओवरहेड लाइन्स हैं और पेंटोग्राफ है। ओवरहेड लाइन्स में आपकी पावर होगी, पेंटोग्राफ की मदद से पावर जो है वो नीचे गाड़ी तक आएगा। ये 2 होती हैं गाड़ी से बाहर, और बाकी जितनी चीज़ें हैं ये वाली 5-6 चीज़ें हैं ये आपकी होंगी, यानी सर्किट ब्रेकर, टैप चार्जर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, स्मूथ रेक्टिफायर। आगे कुछ और आप कूलिंग सिस्टम भी इसका साथ आप शामिल कर सकते हैं, जो पंखे लगे हुए होते हैं, ठीक है। बैटरी सिस्टम भी शामिल कर सकते हैं। तो वो छोटी मोटी चीज़ें, मेन चीज़ें आपकी ये आ जाएंगी, ये होती हैं इंजन के अंदर। इन सारी चीज़ों की मदद से ये सारा निज़ाम हमारा चलता है और ये चीज़ हमारी चलने के काबिल हो जाती है। ठीक हो गया जी? यस सर। अब देखें कि सिस्टम हमारा चलता कैसे है, क्या मामला है। ये वाली जो वैसे स्लाइड है अभी जो आपके सामने आई हुई है ना, ये शायद इसका जिक्र आपकी बुक में नहीं, मैंने यहाँ भी इसे डाल दिया कि इस सिस्टम को समझने के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अब गाड़ी को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, सारा सिस्टम उसका होता कैसे है। तो पहला जो उसका टाइप है कंट्रोल की होती है इंडिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक है। इसको सिपेक्स भी बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिपेक्स इसका होता है सेपरेट एक्साइटमेंट ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स। इसका बनता क्या जी, सेपरेट एक्साइटमेंट ऑफ ट्रैक्शन मोटर, इस ये जो स्टैंड फॉर जिसका बनता है, ठीक है। Where the armature and field coils of an electric motor are fed with independently controlled current। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका कंट्रोल सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। जो अपनी मोटरें चालू होती हैं उसको हम, यानी वो बाकी सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है, अलग से सिस्टम हम लगा देते हैं जिसकी मदद से वो मोटरों को हम कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो सिस्टम होता है उसको काबू करना आसान हो जाता है। दिस हैज़ बीन मेड मच मोर यूजफुल सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ थैरेस्टर कंट्रोल वेयर मोटर कंट्रोल कैन बी मच मोर प्रिसाइज। तो पहले बच्चे जितना भी सिस्टम था वो सारे का सारा क्या था, मैकेनिकल सिस्टम था। पुराने जो सिस्टम चल रहे थे ना वो सारे मैकेनिकल थे। अब जब से इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी तरक्की हुई, जैसे हमने कुछ रेक्टिफायर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अभी आगे थैरेस्टर वाला टॉपिक भी इंशाल्लाह हमारा आ जाएगा। अब क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ करते हुए हम उसका अंदर का सिस्टम है सारा उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली इसकी कंट्रोल का सिस्टम। इसमें आपने परेशान होना यार कि ये मुश्किल सी चीज़ कहाँ से आ गई है, तो ये मैंने खुद डाली है इसमें ताकि आप लोग जो है इसको समझ सकें। ये बुक में शायद इसका जिक्र ना हो, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। बनता है इसका बच्चे क्या है, बनता है इसका ये है कि सेपरेट एक्साइटमेंट ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स। ठीक हो गया जी। इसको ये सिर्फ सिंपल इतना है कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम चिपक्स बोलते हैं, मोटरों को कंट्रोल करने के लिए। सर क्लियर होगी बात जी? जी जी बोलें। सर जी जी सर ये सेपरेट एक्साइटेड वाली जो सी ट्रैक्शन मोटर्स है, अच्छा हाँ जी। ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है नहीं बच्चे ये इसमें कंट्रोल है। इस्तेमाल हो हाँ रही? हाँ मोटर ही है इसमें। देखें ये बेसिकली ये सेपरेट एक्साइटमेंट ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स। इसको हम एक्साइट अलग से एक्साइट से, जैसे ना हम आपने डीसी वगैरह में मोटर पढ़ते ही होंगे ना, तो मोटर को बच्चे जी एक्साइटमेंट सर, चाहिए उसके होती अंदर है। सेल्फ एक्साइटेड थी और सेपरेटली हाँ एक्साइटेड थी। सेपरेटली एक्साइटेड, ये वो जो सिस्टम इसमें लगाया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड में, ये होता है ना कि फिर उनका ज़रा कंट्रोल जो है मोटरों का वो ज़रा इजी हो जाता है। सेल्फ में ये होता है कि वो सारा काम मोटर को खुद करना पड़ रहा होता है, और सेपरेट में ये है कि अलग से एक निज़ाम आप लगा देते हैं, क्योंकि यानी उसमें मोटर को क्योंकि यहाँ मोटर जो लगी हुई है हर व्हील के साथ बच्चे की हैवी मोटर लगी हुई होती है ना, जो चला रही होती है आपके इंजन को, और पीछे पूरा सिस्टम आपका लगा होता है रेलगाड़ी वाला। इसको ज़रा कंट्रोल करना थोड़ा सा, यानी उसको ओवरऑल जो कंट्रोल है वो ईजी हो जाता है और प्रिसाइज हो जाता है। ये इस मकसद के लिए ये सिस्टम। ठीक है जी। सही है सर। सर जी जी सर ये हर टायर के साथ वैसा मोटर होती है, तो अगर कोई टायर आगे पीछे निकल जाए, मतलब एक टायर ज़्यादा तेज चल जाए और दूसरा नहीं नहीं कम, बच्चे तो ऐसा नहीं होगा, नुकसान ऐसा नहीं नहीं होगा? होगा। उसकी वजह यह है कि चारों जो बच्चे मोटर्स हैं आपकी, फ़र्क है, 4 व्हील के साथ आपने लगाई, चारों मोटर एक जैसी होंगी, एक कैपेसिटी की होंगी, एक रेटिंग की होंगी। ठीक हो गया। उनको जो पावर फीड की जा रही है वो एक जैसी होगी, इसलिए ऐसा चांस नहीं होता कि ये इस तरह का कोई मामला गड़बड़ हो जाए। और अगर ऐसा गड़बड़ हो भी जाए तो इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है, जो पूरा मतलब आगे ना एक पैनल होता है पूरा, जो ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा होता है, तो उसमें वो सारी उसकी कंडीशन सामने आ रही होती हैं। एक ये चीज़ होती है। और दूसरा ये होता है कि इनके साथ आपकी इतना एक बैकअप पे उतना फंस गई, चार चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ख़राब हो गई तो गाड़ी रुक ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। उनके साथ बैकअप पे मोटरें लगी हुई होती हैं, तो फ़र्ज़ करें कि एक मोटर गड़बड़ होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो लोड होता है वो दूसरी मोटर उसको उठा लेगी। ठीक है ना? 4 मोटरें चल रही हैं तो 4 साथ बैकअप पे भी चल रही होंगी, यानी वो उस टाइम यूज़ तो नहीं हो रही होंगी, लेकिन बैकअप से मुराद होती है वो खड़ी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस्तेमाल कर ली जाएंगी। ठीक है? अब ज़ाहिर बात देखिए ना, अब इतना बड़ा सेटअप चल रहा है और उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसको पूरा एक निज़ाम बनाया जाता है, पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, उसकी मदद से फिर वो सारा सिस्टम कंट्रोल हो। ठीक हो गया जी? अब आपका आ गया जी आगे डीसी ट्रैक्शन वाला सिस्टम। डीसी ट्रैक्शन में ये चीज़ होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ रोटेटिंग आर्मेचर एंड अ फिक्स फील्ड। ये तो आपको पता ही होगा जी, डीसी मोटरें होती हैं उसमें एक आर्मेचर होता है जो कि मूव करता है और फील्ड इसकी फिक्स होती है। ठीक है? द फिक्स फील्ड कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड कॉइल्स ऑफ वायर फिटेड इनसाइड द मोटर के। यानी इसमें मोटर का इंट्रोडक्शन करवा दिया जो कि इसमें इस्तेमाल होने है। द आर्मेचर इज अदर सेट ऑफ कॉइल्स। उसके यानी सिंपल सा बच्चे बात ये है कि जो एसी सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं, सॉरी डीसी सिस्टम होता है ट्रैक्शन का, तो उसमें हम क्या करते हैं डीसी मोटर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है? दोनों का निज़ाम सेम है, दोनों का सिस्टम सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि एसी सिस्टम में हम एसी मोटर इस्तेमाल करते हैं, डीसी सिस्टम में हम डीसी मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अब डीसी मोटर्स क्या होती हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा ही कि उसका क्या सिलसिला। यहाँ तक क्लियर है सारा सिलसिला? सर ये डीसी मोटर्स क्या होती हैं, इसके बारे में बता दें थोड़ा बहुत। बच्चे डीसी मोटर ये होती है ना कि डीसी मोटर ऐसी मोटर है जो कि डीसी सप्लाई पे चलेगी। पहले जो हमने डिस्कस किया वो एसी को डिस्कस किया है, यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो डीसी मोटर पर। ठीक है? अब हमारा जो ये ट्रैक्शन का सिस्टम है, यानी गाड़ियों को बिजली से चलाने का जो निज़ाम है, उसमें दोनों तरह की मोटरें इस्तेमाल होती हैं। एसी मोटर्स भी इस्तेमाल होती हैं और डीसी मोटर्स भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है? जो हैवी निज़ाम है, जो बहुत बड़ी आपकी रेल्स होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे 3 फेज़ मोटर लगाई जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत हैवी किस्म का पावर प्रोड्यूस करनी होती है, उनके पीछे गाड़ियाँ बड़ी हैवी लगी हुई होती हैं। और जो डीसी मोटरें पीछे होती हैं वो जो हमारी छोटी गाड़ियाँ जिनको आप ट्राम्स बोलते हैं, जितना आजकल ना यूरोप के बहुत सारे ममालिक में, इंग्लैंड में एक एक दो दो, जैसे हमारे यहाँ चलती है ना मेट्रो बस, इस तरह उनकी वो ट्रेन होती है, 2-3 डब्बों पर मुश्तमिल होती है, तो उनको ट्राम्स बोलते हैं, ट्राम ट्रॉलीज भी बोलते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि वो छोटा निज़ाम है, तो उनको चलाने के लिए डीसी मोटर्स इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया? तो ये डीसी मोटर में कुछ पार्ट उसने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें मेन उसको बताता है कि इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक रोटेटिंग आर्मेचर होता है और फील्ड इसकी फिक्स होती है, यानी फील्ड मूव नहीं करेगी,
इसका आर्मेचर मूव करेगा। जब एसी में इसके आपने देखा ना इसमें उल्ट होता है, तो उसमें फील्ड मूव करेगी तो जो आर्मेचर है वो साकन होता है। ठीक है, यहाँ तक मामला कि इसके आपने इसकी वर्किंग में नहीं जाना, हमने इसके वो कंस्ट्रक्शन क्या है और कैसे हमने इसका बेसिकली सिस्टम यहाँ पढ़ना है कि कितने तरीके कार से हम मतलब कौन कौन सी टाइप्स की मोटर इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ का फ़ायदा किस चीज़ का नुकसान, इस चीज़ को बेसिकली यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सिलसिला? यहाँ तक बच्चा को कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है पूछ, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, तो बाकी का पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला मसाइल तो मुझे बताएं। नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल 100%? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। अच्छा बच्चे, अब आप लोग जी जरा सर। बुक्स अपनी खोलें ना, वहाँ से मैं आप लोगों को निशान लगवा दूँ। पेज नंबर 164 खोलो जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है मीटिंग का, तो गड़बड़ हो जाएगी। पेज नंबर है 164, उसमें मैं आपको बता देता हूँ किधर क्या चीज़ है, कौन सी आपने करनी है, कौन सी छोड़नी है। निकालिए जी 164। आप इस पे देखें बच्चे, पेज 164 पे उसमें पहले ही पैराग्राफ में उसने इंट्रोडक्शन दे दिया है, थोड़ा सा तारुफ कराया। तो बच्चे सेकंड पैराग्राफ है, इसको निशान लगाएं, 3-4 लाइनें छोटी छोटी। इसमें इसने सारी इसकी डेफिनेशन भी बताई है और छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया, जो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बयान किया था ना। जो सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 164 पर, इसमें किसी गाड़ी या मुतहरिक चीज़ को चलाने के लिए दरकार कुव्वत, ये वाला, ठीक है, और गाड़ी या लोड को खींचता है, यहाँ तक आपने निशान लगा लेना। ये इसमें डेफिनेशन आ गई, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह आ गई। अच्छा, नीचे वाले पैराग्राफ वैसे पढ़ने के लिए ठीक है आपकी अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन उसमें मतलब पेपर की तैयारी के लिए वो ज़रूरी नहीं है। उसमें नीचे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आ गए हैं, यानी इस सिस्टम की खूबियाँ क्या है, वो स्लाइड में मैंने आपको बयान कर दी हैं। वहाँ पे ज़रा एक ही चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बयान हो गई, यहाँ पे तकरीबन उसने 10-11 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये बच्चे आपने देखने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। फिर इसके फ़ायदे क्या होते हैं, यानी एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। 165 पेज है। उसके बाद 166 पेज पे आप लोग आ जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे जनाब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं, वो भी आपके सामने आ गए। ठीक है, 167 पेज वाले पे जो टॉपिक है वो हमारे उसमें रिडक्शन कोर्स में रिड्यूस हो चुका है, वो आपने नहीं करना। उसके बाद आप आ जाएँ 168 पेज पे हैं। तो 168 पेज पे जो निज़ाम उसने बताए हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से हम ये गाड़ियों को जब निज़ाम चलाते हैं, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का निज़ाम कौन कौन सा होना चाहिए। ये स्लाइड में हमारे सामने आ भी गया था। उसमें तो उसने 4 सिस्टम शो कर दिए हैं, डीसी सिस्टम है, सिंगल फेज एसी सिस्टम है, 3 फेज एसी सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम है। तो ये आपने कम से कम आपके इनके नाम आपको आने चाहिए और हर एक की 2-2 3-3 लाइनों में डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए यार कि क्या चीज़ है, कैसे काम करती है और फ़ायदा नुकसान। जो ये आपकी स्लाइडों में भी आ गया था। यहाँ पे शायद डिटेल बहुत ज़्यादा दे दी थी, लंबी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाम याद होने चाहिए, 2-3 लाइनों में वो काम कैसे करते हैं और फ़ायदा और नुकसान। ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। क्लियर होगी बात जी। और उसके आगे है पेज नंबर 172 पे देखें, ये जो मोटरें हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मोटरों की बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दी है। यहाँ पे लंबी चौड़ी डिटेल हमने नहीं करनी कि मोटरों की कौन कौन सी टाइप इस्तेमाल हो रही है और किस मोटर को यूज़ करने का कौन सा फ़ायदा और कौन सा नुकसान होगा। इतनी हद तक आपने ये करना है, यहाँ पर डिटेल ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया जी। तो ये पेज 175 तक बनता है। इसको बच्चे आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। जिस जगह पे किसी तरह का आपको कोई मसला मसाइल होता है, कोई परेशानी अगर होती है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, सही है सर। बात समझ आ गई है? लगा बच्चे मेरे पास आ गई है, जितनी भी आप लोगों की थी वो सारे बंदे मेरे पास मौजूद हैं, उसकी आप फिक्र ना करें। सर वो रोल नंबर नहीं लिखा सर, शुरू में लिखा 231 रोल नंबर है। आप लोग मुझे कोशिश किया करें कि रोल नंबर उस पर ऐड करें अपने नामों पर। यहाँ नाम ना लिखा, क्योंकि रोल नंबर से मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन सा बंदा किस क्लास का है। ठीक है, अभी कर लूँगा, कोई मसला नहीं, मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ये स्नैपशॉट ले लेता होता हूँ जो बंदे मौजूद होते हैं। तो अटेंडेंस आपकी मेरे पास आ गई है, बेफिक्र हो जाएँ और इसको देख लीजिएगा। अब मैं क्योंकि बंद कर रहा हूँ इसको, मैंने इसको रिकॉर्ड भी करना होता है ना। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, और नेक्स्ट टाइम देखिएगा जिधर आपको कोई मसला हुआ फिर मुझे आप लोगों ने बताना है। ठीक हो गया डियर? ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।